हेलो फ्रेंड्स। आज मैं आपका स्वागत करती हूँ जुपिटर वाइब्स में। कल हम लोग ने 11 साइकोलॉजी का एनसीईआरटी का बुक का फर्स्ट चैप्टर का फर्स्ट पार्ट देखा है। आज हम उसके रिलेटेड सेकंड पार्ट देखते हैं। सो आइए शुरू करते हैं पार्ट 2 ऑफ चैप्टर 1 व्हाट इज़ साइकोलॉजी। कल हम लोग ने जो देखा था दैट वाज रिलेटेड टू व्हाट इज़ साइकोलॉजी अंडरस्टैंडिंग माइंड एंड बिहेवियर से आज हम अपना नेक्स्ट जो पार्ट 2 है वो शुरू कर रहे हैं। नाउ व्हाट इज़ माइंड एंड बिहेवियर। आपको क्या लगता है माइंड एंड बिहेवियर क्या है? अभी जब भी हम बात करते हैं ब्रेन और माइंड की, तो ब्रेन जैसे हम लोगों ने कल थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन देखा था कि ब्रेन हमारे जो बॉडी का एक पर्टिकुलर पार्ट है जिसका एक फिक्स लोकेशन है, जिसका एक फिक्स स्ट्रक्चर है। बट जब हम बात करते हैं माइंड की, माइंड के बारे में अभी तक कोई डेफिनेशन हम लोग नहीं बना पाए हैं, क्योंकि उसका कोई लोकेशन हमको नहीं मिलता है, उसका कोई उसका एग्जिस्टेंस है बट उसका लोकेशन एज सच जैसे ब्रेन का है वैसा माइंड का नहीं है। और उसके रिलेटेड आज हम देखने वाले हैं कि जो चीज़ एग्जिस्टेंस में नहीं है बट जिसको हम फील करते हैं उसके द्वारा हमारा बिहेवियर पैटर्न रेडी होता है, वो कैसे होता है, क्या होता है, उसके बारे में आज जानकारी लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अंडरस्टैंडिंग माइंड एंड बिहेवियर चैप्टर 1 का पार्ट 2। जब हम बात करते हैं साइकोलॉजी की, साइकोलॉजी क्या है? एक साइंस ऑफ माइंड है। जब हम बात करते हैं माइंड का, तो माइंड को पहले के ज़माने में इतना पॉजिटिवली नहीं लिया गया था व्हेन इट वाज कमिंग टू द टॉपिक साइकोलॉजी। लेकिन धीरे धीरे उसको थोड़ा सा उसका एक्सेप्टेंस लोगों ने मतलब कि ओके किया, और इसको हमने बोला कि साइकोलॉजी में एक हम लोग को कॉन्क्रीट बिहेवियर मिलता है, ओके। और उसका जो लोकेशन है वो अभी तक हम नहीं जान पाए हैं, जिसको हमने यहाँ पे टर्म दिया है माइंड, ओके। तो जो माइंड अगर आपको बोलता है तो एक कॉन्क्रीट बिहेवियर टर्म यूज़ करते हैं, जो माइंड हम लोग उसको बोलते हैं जब साइकोलॉजी में उसका जिक्र होता है। तो ये सबसे पहले किसने दिया? स्पेरी, ओके। ये हमारा न्यूरो साइंटिस्ट था, और दूसरा हमारे साइंटिस्ट लाइक पेंट्रोज, ये दोनों ने मिलके हम लोग को ये बताया कि माइंड जैसा कुछ चीज़ है जो हम साइकोलॉजी में यूज़ करते हैं टू गेट दी आइडिया कि बिहेवियर बंदे का कैसे होगा। नाउ नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं व्हाट इज़ माइंड, इट इज़ द सेम एज ब्रेन? नो। देन क्या है? माइंड कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट ब्रेन। वापस मैं रिपीट करना चाहूँगी कि माइंड ऐसी चीज़ है जो ब्रेन के बिना ज़िंदा नहीं रह सकता है। उसको हमने एक सेपरेट एंटिटी का व्हाट यू कैन से टैग दिया है, ये एक सेपरेट एंटिटी है। तो चलो इससे रिलेटेड एक थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं एग्जाम्पल। Patient whose occipital lobes, which are responsible for vision, were surgically removed have been found to be responding correctly to the location and configuration of visual clues. अभी इसमें क्या बताया है? अभी इन्होंने आगे अगर आप पूरा देखोगे तो वहाँ पे एक बंदा है जिसकी आंखें उसने लॉस कर दी थी, बट उसके बावजूद वो अपनी जो चीज़ों को वो करेक्टली फाइंड आउट कर रहा था, क्योंकि उसके माइंड के अंदर उसका जो आई रिलेटेड जो फंक्शन था वो इतना कॉन्क्रीटली व्हाट यू कैन से कॉन्क्रीटली अटैच्ड हो गया था कि बिना आँखों से भी वो विजन से अपना देख सकता था। तो इसका मतलब कि माइंड कुछ ऐसी चीज़ है जिसके द्वारा हम हमारा काम कर सकते हैं। दूसरा उन्होंने क्या और एक एग्जांपल दिया है, एमेच्योर एथलीट था जिसने अपने हाथ खो दिए थे, ओके। एक मोटरसाइकिल का एक्सीडेंट हुआ था जिसमें अपने हाथ खो दिए थे, फिर भी वो अपने आर्म को फील कर रहा था, और उसकी जो मोमेंट है या उसका जो मोमेंटम है वो उसको कंटिन्यूसली फील हो रहा था। ऐसा कैसे होता है? अगर आपके पास कोई बॉडी पार्ट ही नहीं है बट फिर भी उसके रिलेटेड फीलिंग आपको कैसे हो सकती है? तो यही है हमारा माइंड का पूरा गेम। दूसरा यहाँ पे उन्होंने एक एग्जांपल दिया है, अ यंग मैन हु सफर्ड ब्रेन इंजरी इन एन एक्सीडेंट आफ्टर ही रिटर्न होम फ्रॉम द हॉस्पिटल क्लेम दैट हिज पेरेंट्स हैज़ बीन रिप्लेस्ड बाय देयर डुप्लीकेट्स। बहुत यहाँ पे थोड़ा सा अटपटा है, बट ठीक है, थोड़ा सा अच्छा हम कुछ नया सस्पेंस जैसा भी आप इसको कंसिडर कर सकते हैं साइकोलॉजी में, कि एक बंदा था जिसकी कोई ब्रेन इंजरी हुई थी और उसकी आंखों की रोशनी चली गई थी। जब वो घर आया तो उसने देखा कि उसके जो पेरेंट्स थे वो पेरेंट्स के डुप्लीकेट्स थे, उसके ओरिजिनल पेरेंट्स उसके पास नहीं थे।
तो ये सब कैसे होता है? ये हमारी कुछ माइंड के रिलेटेड एक्टिविटीज़ है जो हम कुछ चीज़ों को ऐसे वर्ड्स में प्रेजेंट नहीं कर सकते हैं। नाउ यहाँ पे और हम लोग अपना रूटीन पे आ जाएंगे कि पर्सन हैज़ सफर्ड फ्रॉम डैमेज ऑफ पार्ट ऑफ द ब्रेन बट हिज माइंड हैज़ रिमेन्ड इंटैक्ट। अगेन मैं रिपीट करना चाहूँगी कि कोई एक आदमी जो रहेगा उसका ब्रेन भले भी डैमेज हो जाए बट उसकी जो माइंड रिलेटेड एक्टिविटीज़ है वो फिर भी उसके अंदर स्टोर रहती है। तो ये है हमारा ब्रेन रिलेटेड इंफॉर्मेशन कि ब्रेन कैसे काम करता है। नाउ वी विल सी द नेक्स्ट थिंग। तो हम लोग ये देखेंगे कि जो माइंड एंड बॉडी है उन दोनों के बीच में रिलेशनशिप है और वो रिलेशनशिप को हम लोग पैरेलली हम बोलेंगे कि दोनों पैरेलल चलते हैं। यानी बॉडी जैसे चलेगा ऐसा माइंड चलेगा, माइंड चलेगा ऐसा बॉडी चलेगा। एक हटके से थोड़ा सा इससे और एक आपको जस्ट एग्जांपल बता देती हूँ कि साइकोलॉजी में जब हम लोग कभी किसी को ट्रीट करते हैं तो ट्रीट करने के टाइम पे हम उनकी बॉडी लैंग्वेज को बहुत 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 बारीकी से देखते हैं। तो ऐसा क्यों? क्योंकि हम जब सामने वाले के साथ बैठे हैं इन पर्सन तो हम उनके माइंड का मतलब कि उनकी ब्रेन की एक्टिविटीज़ तो नहीं देख सकते बट ब्रेन और माइंड और बॉडी ये तीनों एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो जो उनकी ब्रेन की एक्टिविटी है वो उनके बॉडी में रिफ्लेक्ट होगी। इसके लिए हम बॉडी लैंग्वेज देखते हैं। तो बॉडी लैंग्वेज से उनके जो ब्रेन की एक्टिविटी है वो हम थोड़ा फाइंड आउट कर सकते हैं और ब्रेन जैसे काम करता है उसी हिसाब से उसकी माइंड कैसे काम करता होगा उसके बारे में भी हम जानकारी ले सकते हैं। इवन दो माइंड का एक स्पेसिफिक लोकेशन नहीं है, ब्रेन को ही हम लोग उनकी इमेजिन जैसे कल हम लोग ने बताया था कि ब्रेन के कुछ सर्टन हमारे पास इंस्ट्रूमेंट है जहाँ पे हम ब्रेन की एक्टिविटीज़ को मॉनिटर कर सकते हैं, एनालिसिस कर सकते हैं, उसका डेटा गैदर करके हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं कि ये टाइम पे अगर ये एक्टिविटीज़ हुई है तो वो टाइम पे ये बंदा क्या कर रहा होगा या क्या करता था। ओके, तो दैट इज़ द रिलेशन बॉडी, ब्रेन और माइंड का है। नाउ वी विल गो हेड कि पॉजिटिव विजुअलाइजेशन टेक्निक्स एंड फीलिंग पॉजिटिव इमोशंस आर वन कैन ब्रिंग अबाउट सिग्निफिकेंट चेंजेस इन बॉडीली प्रोसेस। अभी ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। जो लोग अपने आप को मोटिवेट कर रखना चाहते हैं या जो कुछ अचीव करना चाहते हैं उनके बारे में ये डायरेक्टली व्हाट कैन से डायरेक्टली कनेक्ट होता है कि हमारे कुछ पॉजिटिव विजुअलाइजेशन टेक्निक है। अगर आजकल आपने मैनिफेस्टेशन सुना होगा, बहुत मार्केट में चल रहा है कि अगर जो चीज़ें तुमको चाहिए वो तुम उसको विजुअलाइज करो तो वो सच्ची तुम्हारी लाइफ में होने लगेंगे। तो ये भी एक साइकोलॉजी फीचर है जिसका एक्चुअली अभी रेगुलर लाइफ में लोग यूज़ करना शुरू कर दिए हैं। एंड थैंक्स टू हमारे जो भी मतलब कि व्हाट यू कैन से हमारा जो डेटा मोबाइल है उसके द्वारा हम लोग बहुत सारा इंटरनेट एक्सेस कर सकते हैं और वो इंटरनेट के ज़रिए हम बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लोर कर सकते हैं। और आज हमारे पास बहुत सारे प्रेजेंटर्स हैं जो बहुत सारी अलग अलग टेक्निक्स को लेके आए हैं और आप अपने आप को मोटिवेट रख सकते हो, अपने को हैप्पी रख सकते हो, अपने को पॉजिटिव रख सकते हो। तो जो कोई भी चीज़ है, जैसे कि एग्जांपल आपके लिए आपका अभी सपना हो सकता है कि हाँ यार मुझे 10th स्टैंडर्ड, मुझे 11th स्टैंडर्ड में अच्छे साइकोलॉजी में मार्क्स आ जाए। तो अगर वो पर्टिकुलर चीज़ें आप विजुअलाइज करोगे तो वैसी ही आपको पॉजिटिव फीलिंग्स आएगी और ऐसे ही आपके साथ एक्टिविटीज़ होगी और इससे ही आपको रिजल्ट मिलेंगे। तो यहाँ पे और एक वापस जैसे मैंने कल बताया था कि आप अगर कोई चीज़ पर्पल में देखते हो तो वो थोड़ा ज़्यादा अटेंशन देने वाली चीज़ है। अगर कभी कोई ग्रीन में देखते हो दैट इज़ अ जस्ट सम एग्जाम्पल विच यू कैन राइट इन योर ओन वे ऑल्सो। तो अभी यहाँ पे हम लोग को एक एग्जाम्पल दिया है। ऑर्निश हैज़ शोन दिस इन अ नंबर ऑफ स्टडीज़ विथ हिज पेशेंट्स। ऑर्निश नाम का हमारा एक बंदा है जिसने अपने बहुत सारे पेशेंट्स के साथ एक एक्सपेरिमेंट किया है। इन दिस स्टडीज अ पर्सन विद ब्लॉक्ड आर्टरीज वॉज मेड टू विजुअलाइज दैट ब्लड वॉज फ्लोइंग थ्रू हीज और हर ब्लॉक्ड आर्टरीज। अगर कोई बंदे के बॉडी में ब्लड जाने के लिए जो उसकी आर्टरीज है अगर वो ब्लॉक हो गई है बट अगर उसको हम लोग कंटिन्यूसली ऐसा दिखाए कि नहीं भाई तुम्हारी आर्टरी सही हो गई है, उसके अंदर कोई ब्लॉकेज नहीं है, तो रियली में उनके बॉडी में यही चीज़ होती हुई पाई गई है। तो ये है हमारा प्रूवन एक्सपीरियंस। ओके, ये प्रूवन हमारा प्रैक्टिकल है जो साइकोलॉजी में बहुत ही अच्छे से स्टडी किया गया है और उसके बेसिस पे आजकल जो मैनिफेस्टेशंस का बहुत सारे जो आप देखोगे पॉडकास्ट आ रहे हैं, प्रेजेंटेशंस हो रही है, बहुत सारे लोगों ने अपने चैनल्स खोल दिए हैं। ये सारे की सारी मतलब कि क्रेडिट जा सकती है जिसको हम बोल सकते हैं हमारा इकलौता साइकोलॉजी। नाउ
हम लोग और भी देखेंगे पेशेंट्स एज द डिग्री ऑफ ब्लॉकेज बिकम सिग्निफिकेंटली लेस। जो लोग पेशेंट ने ये पर्टिकुलर प्रोसेस से गुजरे उन्होंने देखा कि उनकी जो ब्लॉकेजेस थी वो कम हो गई है। और इसके साथ ही हमें एक साइकोलॉजी में नया ब्रांच मिला है। ओके, वो ब्रांच का नाम है साइको न्यूरो इम्यूनोलॉजी। ओके, अगेन मैं रिपीट करूँगी, साइको न्यूरो इम्यूनोलॉजी, जिसके अंदर पेशेंट्स को इस तरीके से हम लोग ट्रीट करते हैं, उनको विजुअलाइज करवाते हैं, उनको पॉजिटिव इमेजेस दिखाते हैं जिसके द्वारा उनको ट्रीट किया जाता है। ओके, तो आज से मतलब कि आपको बहुत सारे, कल से हम लोग जो पढ़ाई कर रहे हैं उसमें साइकोलॉजी में क्या क्या हो रहा है, किस हिसाब से बहुत सारी अलग अलग डिसिप्लिन्स हमको मिल रही है, उसमें से ये भी एक डिसिप्लिन है जो फोकस करता है ओनली ऑन पेशेंट्स। सो नाउ नेक्स्ट टॉपिक फॉर दिस टुडे, पॉपुलर नोटेशंस अबाउट द डिसिप्लिन ऑफ साइकोलॉजी। साइकोलॉजी में जैसे हम लोग ने कल बात किया था कि हमारे पास जब हम बात करते हैं साइकोलॉजी, तो साइकोलॉजी इमीडिएटली अपने स्टैंड पे नहीं खड़ी हुई थी, वो फिलोसॉफी में से आई थी। तो फिलोसॉफी को हम लोग फिल्टर करते 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 साइकोलॉजी तक आए। साइकोलॉजी को भी वापस बहुत सारे डिसिप्लिन में हमने सेग्रीगेट किया है, और वो सेग्रीगेशन के टाइम पे हमारे पास क्या क्या नोटेशंस आए हैं उसके बारे में हम आज जानकारी लेंगे ना। Everyone of us acts like a psychologist. Yes, ये बात सही है कि नहीं? आप अपने आप को पूछो कि क्या हम सामने वाले को जज करते हैं? 1 मिनट का आप टाइम ले लीजिए और आप सच में देखिए आंख बंद करके कि क्या आपने अभी तक किसी को जज किया है, आपके फ्रेंड्स को टेलीफोन पे या किसी को सामने, या जब आप किसी के फोटोग्राफ्स देखते हैं तो बेसिकली आपने नोट किया होगा कि हम जब कभी किसी के साथ बहुत रहते हैं तो हम उनकी जो बिहेवियर पैटर्न है उससे हम लोग थोड़े से फैमिलियर हो जाते हैं। बंदा कब अच्छा बिहेव करेगा, कब बुरा बिहेव करेगा, कब उसको डर लगता है, कब वो शांत मूड में रहेगा, कभी उसको टेम्परमेंट उसके बढ़ जाएंगे, ये हम थोड़ा सेंस हम लोग सीख लेते हैं। इसके लिए यहाँ पे उन्होंने एक लाइन दी है कि हम सब एक साइकोलॉजिस्ट है। वापस यहाँ पे और एक एग्जांपल दिया है कि जैसे कि अभी मैंने ऑलरेडी आपको एक्सप्लेनेशन दे ही दिया कि हम सबके बॉडी मूवमेंट से, सबके बोलने से, चालने से वो क्या सोच रहे हैं, क्या बिलीव कर रहे हैं, किस तरीके का काम कर रहे हैं, वो हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। किसको कितना पुश करेंगे, कितना उनको गाइडेंस देंगे ताकि हमारी जो रिक्वायरमेंट है वो फुलफ़िल हो जाए। जैसे कि अगर कोई बंदा, आप यहाँ पे उन्होंने बहुत अच्छा एग्जांपल दिया कि थोड़ा सा मैं शॉर्ट में बता देती हूँ। 2 बंदे थे, उन दोनों की गहरी दोस्ती थी। एक बंदा दूर चला गया, तो अभी 2 चीज़ें हो सकती है। अगर आपका फ्रेंड चला गया है तो बहुत सारे लोगों का माइंडसेट होगा आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड, यानी जो दूर चला गया वो धुंधला हो गया। और दूसरी कैटेगरी के लोग होंगे जो बोलेंगे कि यार यार डिस्टेंस भले लंबा हो गया बट उसकी वजह से हमारी फीलिंग्स में कोई कमी नहीं आएगी, हमारी फीलिंग्स एक दूसरे के लिए उतनी ही रहेगी या उससे भी ज़्यादा हो जाएगी। डिस्टेंस मेक हार्ट ग्रो फॉन्डर। तो अभी इसके बारे में उन्होंने पूरा एग्जाम्पल दिया है, तो एग्जाम्पल को मैं शॉर्ट में ही आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर देती हूँ कि ये क्यों ऐसा हो रहा है। वाई देर आर पीपल कि वो ऐसा सोचते हैं कि नहीं यार जो सामने से चला गया वो धुंधला हो गया, या क्यों ऐसे लोग सोचते हैं कि अरे भले सामने से चला गया लेकिन उसके लिए फीलिंग्स अभी भी वैसी ही है। तो ये कुछ चीज़ें सिचुएशनल भी होती है। अगेन रिपीट माई, जो मैं जब भी कोई वॉइस मॉड्यूलेशन यूज़ करती हूँ तो इसका मतलब है कि वो चीज़ें आपको थोड़ी ज़्यादा ध्यान में रखनी है। जब हम बिलीव करते हैं कि कोई चीज़ आँखों से चला गया, धुंधला हो गया, इसका मतलब ये भी हो सकता है कि ये नेचुरल, मतलब कि ये एनवायरनमेंट को उसके लिए उन्होंने ज़िम्मेदार ठहराया है कि उसको, वो बंदे को कोई दूसरा अच्छा फ्रेंड मिला नहीं। ओके, इसके लिए वो अपने पुराने फ्रेंड की याद में बहुत ही, मतलब कि उन दोनों की जो फीलिंग्स थी वो ग्रो हो गई। दूसरा ऐसा भी हो सकता है कि एक फ्रेंड चला जाने के बाद भी नए, मतलब कि वो जो पुराना दोस्त था जो मतलब कि एक लोकेशन पे था, उसको दूसरे नए लोग अच्छे से मिल गए, दूसरे अच्छे उसके फ्रेंड्स बन गए, तो उसकी वजह से उसको अपने पुराने दोस्त या जो थोड़ा सा माइग्रेट हो गया है उसकी याद नहीं आई। तो हम बोल सकते हैं कि जो हमारे इमोशंस है वो इमोशंस हमारे एनवायरनमेंट के साथ भी जुड़े हुए हैं। वापस मैं रिपीट करूँगी क्योंकि ये सारी की सारी चीज़ें आप जब अपने आगे यूजी में जाओगे, आप अगर पोस्ट ग्रेजुएशन करते हो साइकोलॉजी में, तो ये सब चीज़ें आपको पढ़ने में आएगी। तो साइकोलॉजी स्टडीज़ क्या बोलता है
कि जब हम लोग को यू मे एक्चुअली परफॉर्म बेटर बिकॉज द प्रेजेंस ऑफ अदर हेल्प्स यू योर परफॉर्मेंस। दो चीज़ें हैं। अभी बहुत सारे टाइम पे ऐसा होता है कि आप जैसे कि एग्जांपल मैं जस्ट बता देती हूँ, ऑफिस के बारे में मेरा एग्जांपल रहेगा एज आई एम वर्किंग। तो अगर मैं कोई डिपार्टमेंट में जाती हूँ और उनको मालूम है कि हाँ अभी मैडम आ गई है, तो वो मेरे सामने बहुत अच्छे से काम करेंगे बिकॉज उनको मालूम है कि अथॉरिटी फिगर उनको मॉनिटर कर रहा है। ओके तो जब हम साइकोलॉजी की बात करते हैं तो साइकोलॉजी में ये बार बार प्रूव हुआ है कि जब आपको कोई देख रहा है उस टाइम पे आपका परफॉर्मेंस रेगुलर करके ज़्यादा अच्छा हो जाता है। ओके सिमिलरली यहाँ पे उन्होंने और एग्जांपल दिया है कि साइकोलॉजिस्ट आर डिफरेंट फ्रॉम एस्ट्रोलॉजर्स। साइकोलॉजिस्ट जो है वो तो एस्ट्रोलॉजर्स नहीं होते हैं। दे आर सिस्टमेटिकली एग्जामिन प्रोपोजिशन बेस्ड ऑन डेटा टू डेवलप प्रिंसिपल अबाउट ह्यूमन बिहेवियर एंड दी अदर साइकोलॉजिकल फिनोमेना। जब हम बात करते हैं साइकोलॉजिस्ट प्रेडिक्ट कर सकते हैं, तो प्रेडिक्ट करने का कोई बेस होना चाहिए, कोई फाउंडेशन होना चाहिए। एस्ट्रोलॉजर्स के पास प्लैनेट्स, राशि, उनके पास जो आप बोलोगे तो कुंडली, ये सब उनके पास टूल है जिसके द्वारा वो अपनी प्रेडिक्शंस करते हैं। बट साइकोलॉजिस्ट के पास कुछ प्रैक्टिकल होते हैं। वो प्रैक्टिकल वो लोग हाईली रिलायबल होती है उनकी जो रीडिंग्स होती है, और उनको वैलिडेट किया गया होता है। वो जो रिसर्च होते हैं उनको वैलिडेट किया जाता है, उसके बाद ही उनको जनरलाइज किया जाता है। तो जब भी हम बात करते हैं साइकोलॉजिस्ट की, साइकोलॉजिस्ट आर बेसिकली दे हैव अ सिस्टमैटिकली साइंटिफिक प्रूवन डेटा, और वो प्रूवन डेटा पे वो पर्टिकुलर चीज़ें जनरलाइज करते हैं, लोगों के सामने लेके आते हैं कि अगर ये ऐसा है तो इसके पीछे ये रीज़न है, अगर ये ऐसा है तो इसके पीछे ये रीज़न है। तो बोलने का मतलब है कि अभी तक हम लोगों ने जो माइंड एंड बिहेवियर देखा, अलग अलग नोटेशंस देखे, अभी वो हमारी साइकोलॉजी में हमको कैसे यूज़फुल होते हैं हम लोग आगे देखते हैं। ये कुछ एक्टिविटीज़ हैं। नाउ दिस इज़ लिटिल बिट थोड़ा सा इंटरेस्टिंग भी है, थोड़ा सा बोरिंग भी है, बट ठीक है, एज अ पार्ट ऑफ दिस चैप्टर हम लोग देख लेंगे। इवोल्यूशन ऑफ साइकोलॉजी, जैसे मैंने ऑलरेडी कल से मैं बोलते आ रही हूँ कि हमारे पास जब बात करते हैं साइकोलॉजी की, तो साइकोलॉजिकल कोई ऐसी चीज़ नहीं है जहाँ पे हमने डे वन से हमारे पास साइकोलॉजी आ गया, ऐसा नहीं है। नाउ वी विल सी द नेक्स्ट पार्ट, व्हाट इज़ द इवोल्यूशन। साइकोलॉजी का जन्म कैसे हुआ, या साइकोलॉजी को एक अपना इंडिपेंडेंट डिसिप्लिन बनाने में क्या क्या कौन से फेजेस से गुजरना पड़ा। तो अभी हम लोग देखते हैं कि इवोल्यूशन कैसे हुआ। तो जैसे मैंने आपको कल भी बताया था कि साइकोलॉजी एज अ मॉडर्न डिसिप्लिन विच इज़ इन्फ्लुएंस्ड टू अ लार्ज एक्सटेंट बाय द वेस्टर्न डेवलपमेंट्स हैज़ अ शॉर्ट हिस्ट्री। हमारे पास साइकोलॉजी ऐसे डे वन से नहीं आई, वो वेस्टर्न उसका बहुत ही इन्फ्लुएंस रहा है, और बिकॉज दिस वाज डेवलप्ड बाय वेस्टर्न डेवलपर्स। जब हम लोगों ने बात किया था कल भी कि 1879 में हमारे पास फर्स्ट एक्सपेरिमेंट हुआ जिसके अंदर लिप्जिंग, ये हमने कल भी इसकी बात की थी, जिन्होंने फर्स्ट टाइम मॉडर्न साइकोलॉजी कुछ है ऐसे करके उन्होंने नोटिफाई करवाया था। उसके बाद हमारे पास दूसरे साइकोलॉजिस्ट जर्मनी से विलियम वुडंट, उन्होंने भी इंटरेस्टिंगली साइकोलॉजी के अंदर स्टडीज़ की, और उन्होंने ये बताया कि देर आर सर्टन कॉन्शियस एक्सपेरिमेंट, और जिससे हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं कि देर इज़ समथिंग कॉल्ड माइंड, देर इज़ समथिंग कॉल्ड ब्रेन, जिसके द्वारा लोग अपने स्टिमुलस को रिएक्शन देते हैं या रिस्पॉन्सेस देते हैं। वुडन ने इसके ऊपर इंट्रोस्पेक्शन किया, और उसके बाद उनको ये फाइंड आउट हुआ कि हमारी जो मेंटल प्रोसेसेस है, मेंटल प्रोसेसेस का एक पर्टिकुलर वे ऑफ वर्किंग है। जितनी भी हमारी मेंटल, वुडन टाइम एनालाइज द स्ट्रक्चर ऑफ माइंड थ्रू इंट्रोस्पेक्शन एंड देयरफॉर वर कॉल्ड स्ट्रक्चरलाइज्ड। अभी इसका मतलब क्या है, हमारे पास 3 डिफरेंट टाइप के हैं। तो उसमें ये पहला है कि हमारा जो माइंड का स्ट्रक्चर है उस हिसाब से हम लोग कोई भी स्टिमुलस को रिस्पॉन्स देते हैं। इसका मतलब है कि हमारा जो रिस्पॉन्स होता है वो हमारे स्ट्रक्चर के ऊपर डिपेंड है। ये बताने वाले हमारे पास वुडन थे जिन्होंने ये साबित किया था। उसके बाद हम लोग ये भी आगे चलते हैं कि उसके बाद नेक्स्ट क्या हुआ, हमारे पास दूसरे साइकोलॉजिस्ट आए विलियम जेम्स। उसने साइकोलॉजी की लेबोरेटरीज कैम्ब्रिज में बहुत सारे डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स किए, और उसके बाद उनको ये समझा कि जब हम साइकोलॉजी की बात करते हैं तो साइकोलॉजी को एक फंक्शनलिस्ट करके भी एक हम लोग को उसको प्लेस देना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे स्टडी ऑफ ह्यूमन माइंड होता है।
जब हम बात करते हैं तो स्टडी ऑफ माइंड, पहले बात किया कि भाई ब्रेन का जो स्ट्रक्चर होगा उस हिसाब से काम होता है साइकोलॉजी में। अभी ये सेकंड कंसेप्ट निकला कि नहीं, ब्रेन का जो फंक्शन होता है उस हिसाब से भी साइकोलॉजी के अंदर डिफरेंट डिफरेंट कंसेप्ट है हमारे पास। और यहाँ पे उन्होंने और आगे इसको बताया कि अकॉर्डिंग टू विलियम जेम्स, consciousness as an ongoing stream of mental process interacting with the environment form the core of psychology। अभी ये यहाँ पे उन्होंने तीसरा नया चीज़ ऐड ऑन किया है। पहले आया था स्ट्रक्चर, दूसरा आया था फंक्शन, तीसरा है एनवायरनमेंट। जैसे कि एक सिंपल सा दो मैं आपको एग्जांपल बता दूँ। आप अभी तक जितने भी मूवीज़ देखे होंगे, कहीं पे आपने देखा होगा कि दो ट्विन, मतलब कि दो बच्चे हैं जो ट्विन है, एक का पलना एक अमीर घर में हुआ, एक का पलना एक गरीब घर में हुआ। तो जब वो बहुत सालों के बाद जब मिलते हैं तो उनका जो बिहेवियर होता है, उनकी जो पर्सनालिटी होती है वो अलग होती है। इवन दो दे आर हैविंग सेम DNA या सेम पेरेंट्स के द्वारा होने के बावजूद भी उनके जो एनवायरनमेंट होते हैं वो डिफरेंट होने की वजह से उनकी पर्सनालिटी में चेंजेस आते हैं, उनके बिहेवियर में, उनके उठने बैठने के तरीके में चेंजेस दिखाई देता है। तो इसका मतलब है कि साइकोलॉजी के अंदर हमारा एनवायरनमेंट इज ऑल्सो वन ऑफ द बिग प्लेयर। अगेन आई एम रिपीटिंग, साइकोलॉजी में हमारे पास हमारा जो एनवायरनमेंट होता है वो भी एक बड़ा सा प्ले करता है, जिसके द्वारा हम अपने आप को खुश या दुखी रख सकते हैं। तो ये था हमारा साइकोलॉजी के इवोल्यूशंस के बारे में, और थोड़ा सा इसमें और ऐड ऑन किया है। फाइन, इन्होंने और भी बोला है जो गैसोल्ट साइकोलॉजी, जो स्ट्रक्चरिज्म के लिए ज़्यादा फेमस हुए थे, उन्होंने स्ट्रक्चर को बहुत प्रेफरेंस दिया है कि भाई हमारा जो माइंड है उसका स्ट्रक्चर है, वो स्ट्रक्चर के हिसाब से पर्टिकुलर चीज़ें वैसी ही होगी, जिसको उन्होंने अपने परसेप्शन के लिए बोला है। व्हाट इज़ अ परसेप्शन? परसेप्शन यानी देखने की एक पर्टिकुलर एबिलिटी। अगर कोई नेगेटिव बंदा है जिसका एटीट्यूड नेगेटिव है तो वो सब चीज़ में नेगेटिव देखेगा, भले उसके सामने एक ही मतलब कि एनवायरनमेंट हो, एक ही इंसिडेंस हो रहा है, बट उसका परसेप्शन नेगेटिव है तो वो नेगेटिव ही हर चीज़ को देखेगा। अगर वही कोई दूसरा बंदा है जो बहुत पॉजिटिव है, वो वही एक्सपीरियंस को, वही चीज़ों को पॉजिटिवली थिंक करेगा। तो इसका मतलब है कि परसेप्शन इज ऑल्सो वन ऑफ द बिग डील, जिसके अंदर हम लोग साइकोलॉजी में बात करने वाले हैं। ये जो भी मैं बता रही हूँ या जहाँ मैंने इसके पहले भी आपको बताया कि जहाँ जहाँ मेरा वॉइस मॉड्यूलेशन ज़्यादा है, इसका मतलब है ये टॉपिक को या ये पर्टिकुलर नोटेशन को आपको याद रखना है, ये आगे के आने वाले टॉपिक के साथ इंटर रिलेटेड है या इसके बारे में हम ज़्यादा बात करेंगे। अभी उन्होंने एक छोटा सा एग्जाम्पल दिया है, जब आप मूवी देखने जाते हो तो मूवीज़ के अंदर बहुत सारी चीज़ें आप देखते हो, ओके, लेकिन मूवीज़ के अंदर वो चीज़ें आपको याद रहती है या जो चीज़ें आपके साथ रिलेटेड है, भले आपने एक ही इन्फॉर्मेशन, जैसे ऑडियंस हो, लेट से आप कोई थिएटर में गए हो, वो 100 सीटर थिएटर है, बट अगर जब आपकी मूवीज़ ख़त्म हो जाएगी उसके बाद आप सबके रिएक्शंस पूछोगे भाई आपको आज का पिक्चर कैसा लगा, तो एवरीबडी विल हैव डिफरेंट वे ऑफ सीइंग दैट द सेम मूवी। Why it is so? Because of psychology, because of their perception। अगेन आई एम रिपीटिंग, जब भी कोई मूवी से आप जब बाहर आके निकलते हो, आप अपने फैमिली में जो समझो आप 4 लोग गए हो, आपके मम्मी पापा और आप और आपका भाई, तो देखोगे कि अरे भाई आपको पैसे ये पिक्चर कैसा लगा, तो डैडी को लगेगा अरे यार ये वेस्ट ऑफ मनी है, मम्मी को लगेगा अरे यार कितना इमोशनल था, भाई को लगेगा अरे क्या मस्त फाइटिंग दिखाई है, आपको लगेगा अरे हाँ उसने कितने अच्छे ड्रेसेस पहने थे। तो देखो एक ही मूवी है लेकिन सबने अपने अपने वे से वो पर्टिकुलर चीज़ें ग्रैब की है कि मुझे किस में इंटरेस्ट है, वही मैं चीज़ें ज़्यादा ध्यान में रखूँगी या वो चीज़ों को एडमायर करूँगी, तो वो होता है हमारा परसेप्शन। तो बेसिकली इसको हमने और कैटेगराइज किया है जिसको बोला है बिहेवियरिज्म। तो हमारे पास पहले स्ट्रक्चर आया, दूसरा फंक्शन आया, तीसरा एनवायरनमेंट से आया बिहेवियर। तो बोलने का मतलब ये है कि जितने भी डिफरेंट साइकोलॉजिस्ट थे उन्होंने साइकोलॉजी को एक पर्टिकुलर एंगल से ना देखते बहुत सारे वेरिएशन में हमको दिखाया है, और वो वेरिएशन के अकॉर्डिंगली हमारे पास डिफरेंट डिसिप्लिन्स आई है। यहाँ पे एक और नाम है वॉटसन का, माइंड इज नॉट ऑब्जर्वेबल एंड इंट्रोस्पेक्शन इज सब्जेक्टिव बिकॉज इट कैन नॉट बी वेरीफाइड बाय अदर ऑब्जर्वर। ये भी उन्होंने बताया कि माइंड एक ऑब्जर्वेशनल थिंग नहीं है, उसको हम देख नहीं सकते, उसको ऑब्जर्व नहीं कर सकते, अरे हाँ इसका माइंड में ये चल रहा है, उसके माइंड में ये चल रहा है। इसको हम लोग इंट्रोस्पेक्ट भी नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि हर सब्जेक्ट अलग है।
अभी देखो याद रखो, पहले हम इसको सब्जेक्ट बोलते थे जब भी कोई पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट में आप पार्टिसिपेट करते हो और वो उसमें आपका एक खास रोल है तो उसको सब्जेक्ट बोलते थे। लेकिन उसके बाद अभी वो सब्जेक्ट को थोड़ा सा नेगेटिव तरीके से, मतलब कि लोगों को शायद वो अच्छा नहीं लगा, इसके लिए आपने वो मुन्ना भाई का पिक्चर भी देखा गया, वो आनंद भाई को वो लोग सब्जेक्ट बोलते थे, तो वो इमोशनली थोड़ा हर्ट होता है। तो सब्जेक्ट की जगह पे आप पार्टिसिपेंट भी लिख सकते हो। जब भी आप साइकोलॉजी का कोई पेपर लिखोगे या कहीं पे भी कभी कोई आपका प्रेजेंटेशन रहेगा तो सब्जेक्ट की जगह पार्टिसिपेंट आप यूज़ करोगे तो उसको एक थोड़ा सा रिस्पेक्ट ज़्यादा मिलता है। तो वॉटसन ने बोला कि जब हम बात करते हैं कोई सब्जेक्ट के बारे में, कोई पार्टिसिपेंट के बारे में, तो उसका इंट्रोस्पेक्शन करना भी डिफरेंट होता है, क्योंकि वो पार्टिसिपेंट का अपना खुद का वो परसेप्शन रहता है, उसका खुद का वो बिहेवियर रहता है, उसने क्या वहाँ से सीखा है वही आके वो बोलेगा। इसके लिए साइकोलॉजी को भी हम लोग जनरलाइज नहीं कर सकते हैं। उसके बाद जैसे अभी और भी हमने बताया कि आपके पास स्टिमुलस तो एक होगी, बट उसको रिस्पॉन्सेज या उसका बिहेवियर आपको अलग अलग लोगों से अलग अलग मिलेगा। तो इसका मतलब है इट इज़ ऑल्सो अ स्टडी ऑफ बिहेवियर। तो वॉटसन ने हमको क्या दिया है? वॉटसन ने हमको बिहेवियरिज्म दिया है। तो बिहेवियरिज्म ऑफ वॉटसन वॉज फर्दर डेवलप्ड बाय मैनी इन्फ्लुएंशियल साइकोलॉजिस्ट हु वॉज नोन एज बिहेवियरलिस्ट। अगर आपको मैं इसके साथ एक थोड़ा सा कनेक्ट कर दूं, आप आजकल जो क्राइम लोग करते हैं, तो आप जब उनके साथ उनकी जो, जैसे कि कोई क्रिमिनल को पकड़ा गया, ओके, क्रिमिनल को पकड़ने के बाद जब उनको पुलिस के पास लेके जाते हैं, उस टाइम पे बिहेवियरिस्ट को भी सामने से या फिर उनको कोई दूसरे रूम में बिठाते हैं और वो जो क्राइम पर्सन, जो क्रिमिनल है, वो जिस तरीके से अपना जो अपना क्या बोलेंगे क्वेश्चंस के आंसर्स देता है, उस हिसाब से वो कितना सच बोल रहा है, कितना झूठ बोल रहा है, उसका बिहेवियर में क्या क्या है, वो सारा का सारा ये लोग जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं या जिसको हम लोग बिहेवियरिस्ट बोलते हैं, वो एनालाइज करते हैं और वो अपनी रिपोर्ट जनरेट करते हैं। ओके, सो ये हमारे पास साइकोलॉजी का और एक फीचर आ गया। तो जैसे अभी ऑलरेडी हमने बताया था, ऑल्दो बिहेवियरिस्ट डोमिनेट द फील्ड ऑफ साइकोलॉजी फॉर सेवरल डिकेड्स आफ्टर वॉटसन, अ नंबर ऑफ अदर अप्रोचेज एंड द व्यूज अबाउट साइकोलॉजी एंड इट्स सब्जेक्ट मैटर वर डेवलपिंग अराउंड द सेम टाइम। अभी देखो, जैसे मैंने बताया कि साइकोलॉजी एक ऐसा डिसिप्लिन है जो हर जगह है। आप कहीं पे भी जाओगे आपको डिफरेंट लोग मिलेंगे, डिफरेंट स्ट्रक्चर्स, मतलब कि एक ही घर में आपको वैरायटी ऑफ पर्सन मिलेंगे, एक ही एनवायरनमेंट में आपको बहुत सारे वेरियस पीपल मिलेंगे। आप खुद भी अपने लेवल पे एक साइकोलॉजिस्ट हो ही, ये ऑलरेडी हमने बताया है। सो बोलने का मतलब है कि साइकोलॉजी इज स्प्रेडेड एवरीवेयर। अभी वो एवरीवेयर कैसे आप उसको हैंडल करते हो, वो चीज़ आपको यहाँ पे हम और ज़्यादा सिखाएंगे। अभी हमारे पास एक और कंसेप्ट आया है, साइको एनालिसिस, जो अंडरस्टैंड करवाता है साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स को। जब आपके ब्रेन के स्ट्रक्चर में कुछ गड़बड़ है या जहाँ पे जो चीज़ होनी चाहिए अगर वैसी नहीं है, या उसके स्ट्रक्चर में मतलब कि कोई पुअर फंक्शनलिटी आपको दिखाई दे रही है, तो उसको साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हम बोलते हैं। और उसको हम लोग को एक्सप्लेन किया है फ्रॉइडियन ने। ये एक साइको एनालिसिस थे जिन्होंने बताया कि ह्यूमन बींग्स आर मोटिवेटेड बाय अनकॉन्शियस डिज़ायर फॉर ग्रेटिफिकेशन ऑफ प्लेजर सीकिंग desires. The humanistic perspective in psychology took a more positive view of human nature. यहाँ पे हमारे पास ह्यूमन नेचर जो है वो अलग अलग अनकॉन्शियस डिज़ायर के लिए किस तरीके से मोटिवेट होता है, उसके बारे में भी हमारे पास साइकोलॉजिस्ट है जिन्होंने स्टडीज़ किए हैं। Then we will see the different approaches filled in the history of modern psychology provided multiple perspective of its development. Each of this perspective has its own focus and draws our attention to the complexity of psychological process. अभी तक हम लोग ने जितने भी साइकोलॉजिस्ट देखे वो हर एक साइकोलॉजिस्ट की अपनी अपनी वे ऑफ वर्किंग है, अपनी अपनी वे ऑफ एक्सपेरिमेंट है, और वो एक्सपेरिमेंट में सक्सेसफुल होने के बाद उन्होंने बहुत सारी अलग अलग थियोरीज दी है। सो ये थियोरीज अभी इस मतलब उस तक ही सीमित नहीं है, स्टिल उसके अंदर बहुत सारे डेवलपमेंट हो रहा है, बहुत सारी नई चीज़ें आ रही है, बहुत सारे नए डिसिप्लिन्स आ रहा है। तो ये है हमारा डिफरेंट टाइप्स ऑफ हमारे पास कैसे साइकोलॉजी का इवोल्यूशन हुआ, उसके बारे में हमने देखा। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि व्हाट इज़
गैसॉल्ट, ये अप्रोच उसने स्ट्रक्चरलिज्म के बारे में ऑलरेडी हमने बता दिया है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज कॉग्निशन, इसके ऊपर एक टोटल सब्जेक्ट आएगा। अगर आप आगे जाके अपना साइकोलॉजी में आगे आप ग्रेजुएशन करते हो या मास्टरीज करते हो तो कॉग्निशन क्या है? कॉग्निशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसके अंदर आप कैसे थिंक करते हो, आप कैसे अंडरस्टैंड करते हो, आप कौन सी चीज़ को कैसे परसीव करते हो, आप कौन सी चीज़ को कैसे मेमोराइज करते हो, कौन सी प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करते हो, इसकी मेंटल प्रोसेसेस के बारे में ये पूरा टॉपिक है या ये पूरा सब्जेक्ट है या पूरा ब्रांच है, ओके। उसके अलावा हमारे पास बहुत सारे और भी साइकोलॉजिस्ट हैं जिसने इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग सिस्टम के बारे में बताया है। अभी इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग सिस्टम क्या है? ये कंप्यूटर के जैसे है कि कंप्यूटर में हमारे पास शॉर्ट टर्म मेमोरी होती है जिसको हम लोग रैम बोलते हैं, एक रोम होता है जो है रैंडम, रोम इज़ व्हाट, एक होता है रैंडम एक्सेस, दूसरा होता है रोम जो होता है आपका परमानेंट स्टोरेज, इसी तरीके से, और फाइनली होता है आपका एक हार्ड डिस्क। तो यही स्ट्रक्चर को ह्यूमन के साथ हम लोगों ने कनेक्ट किया है और आगे जाके आएगा, इसके ऊपर बहुत सारी थियोरीज है हमारे पास इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग सिस्टम, जिसके अंदर हमारे पास STM दैट इज़ अ शॉर्ट टर्म मेमोरी, उसके बाद LTM लॉन्ग टर्म मेमोरी, और उसके बाद हमारे पास वो चीज़ें जैसे कि जो भी चीज़ को हम लोग एनकोड करते हैं, स्टोर करते हैं, रिट्राइव करते हैं एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। तो मेमोरी इज़ समथिंग लाइक हमारे मतलब कि बोलने का मतलब है हमारी जो बॉडी है वो कंप्यूटर के साथ रिलेटेड है, उसकी तरह उसका स्ट्रक्चर बनाया गया है। इसको हम लोग बोल देंगे कंस्ट्रक्टिविज्म, ये ऑलरेडी हम लोगों ने बोला है। फाइन, सो यहाँ पे हमारा ये जो सेकंड टॉपिक था आज का, जो हमने बताया कि किस तरीके से इवोल्यूशन हुआ साइकोलॉजी का, उसके बारे में हमने थोड़ी जानकारी ली। फाइन, नाउ वी विल टॉक अबाउट डेवलपमेंट ऑफ साइकोलॉजी इन इंडिया। अभी हम लोग ने बहुत सारे वेराइटीज़ ऑफ साइकोलॉजीज देखे कि स्ट्रक्चरलिज्म क्या होता है, फंक्शनलिज्म क्या होता है, बिहेवियरिज्म क्या होता है। उसके बाद अगर हम देखेंगे कि हमारे इंडिया में साइकोलॉजी का कैसा डेवलपमेंट हुआ, तो अभी ये देखेंगे। द इंडियन philosophical tradition is rich in its focus on mental processes and reflection of human consciousness, self, mind-body relation, and a variety of mental functions such as cognition, perception, illusion, attention, and the reasoning. जब हमने बात किया कि हमारे पास इंडियन फिलोसॉफिकल ट्रेडिशंस में क्या क्या है, इसके अंदर ऑलरेडी मेंटल प्रोसेस के बारे में हमने बहुत सारी जानकारी ली है कि हमारा ह्यूमन कॉन्शियसनेस क्या होता है, सेल्फ क्या होती है, माइंड बॉडी रिलेशन क्या होता है, उसके बारे में हम जानकारी लिए हैं। जब हम बात करते हैं कि इंडिया में साइकोलॉजी का कैसे आगमन हुआ या उसका किस तरीके से डेवलपमेंट हुआ, तो ये डेवलपमेंट इंडिया में थोड़ा सा डोमिनेंट रहा जैसे वेस्टर्न साइकोलॉजी के अनुसार। तो ये किस तरीके के हुआ हम लोग देखते हैं। द मॉडर्न ईरा, हमारे पास जो इंडियन साइकोलॉजी बिगिन हुई है वो डिपार्टमेंट ऑफ फिलोसॉफी से आई है, और सबसे पहला हमारे पास जो यूनिवर्सिटी था वो कलकत्ता में एस्टेब्लिश था, जिसके अंदर हम साइकोलॉजी के प्रैक्टिकल्स करते थे, और ये फर्स्ट प्रैक्टिकल हुआ हमारा 1951 में। अभी उसके लिए हमारे पास जो नाम याद रखने हैं वो आपको पहले तो आपको 1915 ये ईयर याद रखना है, कलकत्ता यूनिवर्सिटी याद रखनी है। उसके अंदर हमारा जो डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी वो 1996 में एस्टेब्लिश हुआ, जिसके अंदर अप्लाइड साइकोलॉजी 1938 में हमने एक एड ऑन किया। जो नाम याद रखने वाले हैं इंडिया में NN सेनगुप्ता, ओके, अगेन आई एम रिपीटिंग, डॉक्टर NN सेनगुप्ता, जिन्होंने फर्स्ट इस तरीके से कलकत्ता की यूनिवर्सिटी में साइकोलॉजी का एस्टेब्लिशमेंट किया। वो हमारे जो USA में जब वुडन ने एक्सपेरिमेंट किया था उस टाइम पे वो उनके एसोसिएट थे, ओके, उनके साथ वो ट्रेंड हुए थे, इसके लिए वही चीज़ उन्होंने इंडिया में आगे बढ़ाई। जो प्रोफेसर G. बोज है वो भी फ्रॉडेंट के साथ उन्होंने साइको एनालिसिस में काम किया था, और उस हिसाब से उन्होंने भी इंडिया में साइकोलॉजी का डेवलपमेंट किया है। दुर्गानंद सिन्हा, जिन्होंने, उनकी बुक है हमारे पास साइकोलॉजी इन अ थर्ड वर्ल्ड कंट्री, ओके, थर्ड वर्ल्ड कंट्री में किस तरीके से साइकोलॉजी का इवोल्यूशन हुआ, किस तरीके से लोग काम करते हैं, उसके बारे में उन्होंने सोशल साइंस के 4 फेजेस दिए हैं। और आगे जाके हम और एक्सपेरिमेंटल साइको एनालिटिक्स एंड साइकोलॉजिकल टेस्टिंग के रिसर्च के अंदर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं अभी।
Now we will talk about psychology in India. Psychology in India is now being applied in diverse professional area. अभी अगर आप देखोगे तो इंडिया में भी बहुत अलग अलग टाइप की साइकोलॉजी आपको अलग अलग प्रोफेशन में दिखाई दे रही है. Not only have psychologists have been working with children having special problems, they are employed in hospitals as clinical psychologists, in corporate organization, in the HRD, in advertisement department, in sports directors, इन दी डेवलपमेंट सेक्टर एंड IT इंडस्ट्री. अगर आपको आगे जाके जब अगर आपको MA करना है तो MA के अंदर आपके पास 3 स्पेशलाइजेशन होते हैं, क्लिनिकल, काउंसलिंग एंड दी IO. तो उस टाइम पे वो पर्टिकुलर आप अपना MA करके फर्दर काम कर सकते हो. कहाँ कहाँ काम कर सकते हो आप? हॉस्पिटल में क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के अनुसार काम कर सकते हो. कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशन में अगर आप HR डोमेन में हो तो IO दैट इज इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन साइकोलॉजी में काम कर सकते हो. और काउंसलिंग ये सेक्टर तो सभी जगह पे बूम है, जहीं कहाँ मतलब कि कहीं पे भी आप इसका मतलब कि यूज़ करके काम कर सकते हो. आप हॉस्पिटल में किसी को काउंसलिंग दे सकते हो, स्पोर्ट्स में आपको किसी को काउंसलिंग देना है, मैरिज काउंसलर्स आते हैं, पेरेंट्स काउंसलर्स आते हैं, चाइल्ड काउंसलर्स आते हैं. तो बहुत सारी साइकोलॉजी की डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रीम्स हैं जिसके अंदर हम लोग को साइकोलॉजिस्ट का यूज़ होता है फॉर लाइक हैविंग अ हेल्दी लाइफ. नाउ वी विल टॉक अबाउट द ब्रांचेस ऑफ साइकोलॉजी. ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है. आगे जाके इसके अंदर आप जैसे मैंने बताया कि मास्टर्स अगर आपको करना है तो उस टाइम पे ये सारी की सारी ऑप्शंस आपको मिलेगी कि साइकोलॉजी के अंदर कौन से. अच्छा, आप जब UG पढ़ोगे उस टाइम पे आपको ये सब टॉपिक्स अलग अलग सब्जेक्ट के हिसाब से आएंगे. नाउ पहला सब्जेक्ट क्या है? हमको साइकोलॉजी की क्या पहले ब्रांच मिली? दैट वाज अ कॉग्निटिव साइकोलॉजी. अभी कॉग्निटिव साइकोलॉजी क्या है? इसके अंदर हम लोग मेंटल प्रोसेसेस के बारे में पढ़ते हैं कि हम लोग कोई चीज़ कैसे एक्वायर करते हैं, उसको कैसे स्टोर करते हैं, उसको कैसे मैनिपुलेट करते हैं, और वो इन्फॉर्मेशन जो हमको मिलती है उसको हम एनवायरनमेंट में कैसे कम्युनिकेट करते हैं, वो है पूरा हमारा कॉग्निटिव साइकोलॉजी. दूसरा है बायोलॉजिकल साइकोलॉजी. इसके अंदर हम लोग हमारा बिहेवियर और फिजिकल सिस्टम एक दूसरे के साथ कैसे अटैच्ड है, वो कैसे काम करते हैं, ब्रेन कैसे काम करता है, वो हमारी नर्वस सिस्टम को कैसे कंट्रोल करता है, हमारे इम्यून सिस्टम क्या है, हमारे जेनेटिक्स कैसे काम करते हैं, ये सारे के सारे बायोलॉजिकल साइकोलॉजी में हम पढ़ते हैं. उसके बाद डेवलपमेंट साइकोलॉजी, ये हमारे फिजिकल, सोशल और साइकोलॉजिकल चेंजेस के बारे में बताता है. जैसे कि अगर कोई एडल्ट, पहले तो हम लोग चालू करेंगे फीटस से, फीटस कैसे डेवलप होता है, वो अपने इन्फेंसी में कैसे काम करता है, वो जब चाइल्डहुड में रहेगा वो तब कैसे बिहेव करेगा, वो अपने एडोलसेंट एज में आएगा तो कैसे बिहेव करेगा, एडल्टहुड में जब कोई बंदा आता है तो अर्ली एडल्टहुड, मिडल एडल्टहुड एंड लेट एडल्टहुड में वो किस तरीके से अपने फिजिकल चेंजेस होंगे, क्या डेवलपमेंट होगा, क्या ग्रोथ होगा, उसके बारे में ये पूरा एक अलग से सब्जेक्ट है, डेवलपमेंट साइकोलॉजी. उसके बाद हम बात करेंगे सोशल साइकोलॉजी में. जब एक बंदा सोसाइटी में रहता है, कम्युनिटी में रहता है, तो उसका बिहेवियर, उसका थिंकिंग, उसका हेल्पिंग नेचर कैसे हम लोग जज कर सकते हैं, उसका एटीट्यूड, उसकी कन्फर्मिटी, उसकी ओबीडियंस कैसे होती है, उसके बारे में हम देखेंगे. उसके बाद और एक हमारे पास सब्जेक्ट है क्रॉस कल्चरल एंड कल्चरल साइकोलॉजी. जब हम कोई दूसरों के कल्चर में जाते हैं तो उनका बिहेवियर, उनका थॉट प्रोसेस, उनका इमोशंस पे हमारे साथ कैसे इफ़ेक्ट करता है, उसके बारे में ये पूरा सब्जेक्ट है. एनवायरमेंटल साइकोलॉजी, येस अगेन ये फिजिकल फैक्टर्स है जहाँ पे टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, पॉल्यूशन एंड नेचुरल डिजास्टर ह्यूमन बिहेवियर के ऊपर कैसे असर करते हैं, उसके रिलेटेड पूरा साइकोलॉजी है. देन वी विल टॉक अबाउट हेल्थ साइकोलॉजी. ये भी हमारे पास एक डिसिप्लिन है जहाँ पे हेल्थ रिलेटेड हमारा साइकोलॉजिकल कैसे इफेक्ट करता है. हमको एंजाइटी या कोई स्ट्रेस है तो उसके साथ हम लोग किस तरीके से अपने आप को रिकवर कर सकते हैं, वो इलनेस को कैसे ट्रीट कर सकते हैं, उसको प्रिवेंशन कैसे कर सकते हैं, वो है पूरा हेल्थ साइकोलॉजी. देन वी हैव अ क्लिनिकल एंड काउंसलिंग. येस, ये बहुत बड़ा सा सेक्टर है जिसमें हम सामने वालों को किस तरीके से हील कर सकते हैं. अगर वो नेगेटिव फेज में चले गए हैं तो उनको किस तरीके से रिहैब में लेके आ सकते हैं, उनको किस तरीके से सर्विसेज दे सकते हैं, उनको क्या डिसऑर्डर्स है, एंजाइटी, डिप्रेशन, कोई ईटिंग डिसऑर्डर्स है, कोई क्रोनोलॉजिकल सब्सटेंस अब्यूज़ है, तो वो सारा का सारा ट्रीटमेंट हम लोग ये पर्टिकुलर साइकोलॉजी में देखते हैं और इसका स्टडी का सब्जेक्ट करते हैं. ऑलरेडी जैसे मैंने डिस्कस किया IO साइकोलॉजी, ये हम लोग वर्क प्लेस बिहेवियर,
जब बहुत सारे बंदे एक ही ऑर्गेनाइजेशन में आते हैं टू कंप्लीट अ सिंगल गोल को, एक गोल को कंप्लीट करना है, तो उनके माइंडसेट क्या होते हैं, उनके थॉट प्रोसेस क्या होते हैं, उनके लिए भी आयो साइकोलॉजिस्ट मार्केट में अवेलेबल है, जो एम्प्लॉयज़ को ट्रेन करते हैं, उनकी जो वर्किंग कंडीशन उनको इम्प्रूव करते हैं। और हम जैसे कि सबसे पहला क्राइटेरिया होता है कि आप अपने एम्प्लॉयज़ को कैसे सिलेक्ट करोगे, कैंडिडेट्स में से कैसे सिलेक्ट करोगे, तो सिलेक्शन ऑफ एम्प्लॉयज़ ये सबसे बड़ा रोल होता है आयो साइकोलॉजिस्ट का। देन हमारे पास एजुकेशन साइकोलॉजी आती है। एजुकेशन साइकोलॉजी में हम लोग ये सीखते हैं कि बच्चों को किस तरीके से सिखाना चाहिए, उनकी कैसे मेंटल एबिलिटीज़ डेवलप करनी चाहिए, उनको रिटेंशन कैसे मेमोरी का देना चाहिए, वो किस तरीके से याद रखते हैं, कौन से तरीके से याद रखेंगे तो उनका रिटेंशन अच्छा होगा, कितने दिन तक रहेगा, उसके बारे में ये पूरा साइकोलॉजी है। देन ये स्पोर्ट्स साइकोलॉजी एक अलग डिसिप्लिन है, जहाँ पे हम लोग ये देखते हैं कि किसी की फिजिकल स्ट्रेंथ को बढ़ानी है तो उसको मेंटली कैसे आपको स्ट्रेंथफुल बनाना है, उसके बारे में ये टॉपिक है। इस तरीके से साइकोलॉजी में बहुत सारे डिफरेंट वेराइटीज़ ऑफ सब्जेक्ट है जो अपने अभी डेवलपिंग फेजेस में है या लिटिल बिट डेवलप हो चुके हैं, जैसे एविएशन साइकोलॉजी, स्पेस साइकोलॉजी, मिलिट्री साइकोलॉजी, फॉरेंसिक साइकोलॉजी, रूरल साइकोलॉजी, इंजीनियरिंग साइकोलॉजी, मैनेजरल साइकोलॉजी, कम्युनिटी साइकोलॉजी, साइकोलॉजी ऑफ वुमन एंड पॉलिटिकल साइकोलॉजी। तो ये सारे के सारे डिफरेंट डिसिप्लिन्स हैं जो हम लोगों ने अभी साइकोलॉजी में देखे। नाउ इसके साथ ये तो एक अलग तरीके का, मतलब कि साइकोलॉजी में क्या क्या अलग अलग चीज़ें हमारे पास हुई है। अभी हम देखेंगे कि साइकोलॉजी और अदर डिसिप्लिन्स एक दूसरे के साथ कैसे रिलेटेड है। क्या हम लोग को एक पर्टिकुलर चीज़ को जैसे किसी का कोई डिसऑर्डर है, वो डिसऑर्डर को कोई पर्टिकुलर थेरेपी से या कोई पर्टिकुलर इमोशन से क्या हम लोग उसको वो दूर कर सकते हैं, तो आंसर इज़ येस। तो हमारे पास कौन से अलग अलग डिसिप्लिन है, वो साइकोलॉजी के साथ कैसे इंटर रिलेटेड है, इंटरडिपेंडेंट है, दोनों आप बोल सकते हैं। तो हमारे पास फिलोसॉफी है, ये 19th सेंचुरी से ये हमारे साथ है, साइकोलॉजी के साथ है, जिसके अंदर हम लोग ने बहुत सारे अलग अलग वेज में साइकोलॉजी को आगे बढ़ते हुए देखा है। उसके बाद मेडिसिन, ये आप सभी को मालूम है कि जैसे क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट वो लोग बन सकते हैं जो एक नॉन डॉक्टर, मतलब कि डॉक्टर भी बन सकते हैं, बट ये अगर आप डॉक्टर नहीं बने हुए हैं बट फिर भी आपको पेशेंट में ज़्यादा इंटरेस्ट है, आपको मेडिकल फील्ड में ज़्यादा इंटरेस्ट है, तो आप इस तरीके का साइकोलॉजी और मेडिसिन इन दोनों का कॉम्बिनेशन है, वहाँ पे आप काम कर सकते हैं। तो मेडिसिन भी एक ऐसा प्रोफेशन है जिसके अंदर साइकोलॉजी टोटली इन्वॉल्व है। दूसरा इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स, साइंस एंड सोशियोलॉजी, यहाँ पे भी साइकोलॉजी अच्छी खासी मतलब कि उसका इन्वॉल्वमेंट है। यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि लोग किस तरीके से इकोनॉमिक्स को, पॉलिटिक्स को या साइंस को देखते हैं। उसके बाद कंप्यूटर साइंस, ये ऑलरेडी हमने जब बात की थी इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग सिस्टम की, ह्यूमन जो हमारा मेमोरी है वो STM LTM में, जैसे कि हम रैम रोम की बात करते हैं, उसी हिसाब से ह्यूमन के अंदर भी STM LTM है जो कंप्यूटर साइंस से बहुत ही रिलेटेड है। देन वी हैव समथिंग कॉल्ड लॉज एंड क्रिमिनोलॉजी। यस, यहाँ पे भी क्रिमिनल्स को रिकॉग्नाइज करने के लिए या उनको टैग करने के लिए हम लोग साइकोलॉजिस्ट का हेल्प लेते हैं। तो यस, ये दोनों भी सब्जेक्ट एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। मास कम्युनिकेशन, यस, जब आप मार्केटिंग की बात करते हो तो मार्केटिंग में भी साइकोलॉजी का बड़ा हाथ होता है। सो यहाँ पे हमारा आज का ये जो टॉपिक है वो ख़त्म हो रहा है। यहाँ पे ये लास्ट पिक्चर है जो आप देख सकते हो कि साइकोलॉजी आपको हर जगह पे देखने के लिए मिलेगी। मैं तो ऐसा सोचती हूँ कि हमको हर एक बंदे को साइकोलॉजी सीखना चाहिए ताकि हम अपना बिहेवियर, दूसरों का बिहेवियर एनालिसिस कर सके और उससे होने वाली अगर कोई प्रॉब्लम्स है तो उसको हम लोग थोड़े लोअर लेवल पे ही उसको आराम से क्लियर कर सके। यहाँ पे उन्होंने और भी दिया है म्यूज़िक, आर्किटेक्चर्स, यस, और भी साइकोलॉजी इन एवरीडे लाइफ। ओके, ये आप थोड़ा सा पढ़ सकते हैं, जैसे मैंने ऑलरेडी ये पूरे टॉपिक में बताया ही है कि साइकोलॉजी किस तरीके से यूज़फुल होती है एवरीडे को। सो यहाँ पे हम लोग फाइनली हमारे एंड पे आ गए हैं। आज का हमारा ये टॉपिक यहाँ पे ख़त्म होता है। आई होप आपको मेरा ये जो लेक्चर है वो पसंद आया होगा। तो काइंडली शेयर, सब्सक्राइब एंड प्लीज़ 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 लाइक बटन दबाना मत भूलना। एंड प्लीज़ शेयर दिस वीडियो विद द पीपल हु आर विथ यू, हु आर स्टडिंग, और आपको लगता है कि येस हमारी मेहनत आपके लिए थोड़ा सा भी हेल्पफुल बनी है तो प्लीज़ इसको लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। बाय बाय, टेक केयर।